हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके बॉटनी 131। इसके कमेंट मुझे बहुत ही काफ़ी से आ रहे हैं एंड मुझे पर्सनली भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं इस कोड पे बनाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस कोड को भी मैं साथ में बना दूँ, तो जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पेपर आपका जस्ट आने वाला है। आपके शायद दिसंबर 1 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स, तो वहाँ इसीलिए मैंने ये यूनिट स्टार्ट की है। बाकी आज आपकी केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री 135, तो मैं रात को रिकॉर्ड करके रख लूँगी। आपका कल मॉर्निंग में 135 का आ जाएगा होपफुली, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको कर दूँगी अपलोड, ठीक है। 135 वाले बिल्कुल भी चिंता ना करें कि उनका आज डे था एंड मैंने आपके लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया। उसमें है आपका फेज़ इक्विलिब्रियम मुझे पढ़ाना है एक्चुअली, तो फेज़ रूल को मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। इसीलिए आपका आज भी डिले ना हो, तो जो भी इंतज़ार कर रहे हैं बॉटनी 131 के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे वो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी आपका 135 आ जाएगा मॉर्निंग या फिर शाम तक। उसके अलावा कल आपका जूलॉजी भी है, तो जूलॉजी कल 2 लेक्चर आपके आ जाएंगे। जूलॉजी है कल का, जूलॉजी 131 करा रही हूँ मैं एक्चुअली, एंड आपका वो लेक्चर और इसके अलावा आपका 135 का कल मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी होपफुली। एंड आज जो है वो हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो जिनको बॉटनी चाहिए तो बॉटनी वाले अपना देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बॉटनी 131 का लेक्चर है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि आप बहुत आपके जो डाइवर्सिटी, आपके जो अर्थ पर है, कई सारे डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ रहती है। एनिमल्स है, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सारी की सारी। तो जितने भी सारी स्पीशीज़ होती हैं वो आपके एक अर्थ पे रह रही है, दैट्स उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। यानी आपके अर्थ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो लाइफ में हमारे बहुत सारे स्पीशीज़ प्रेजेंट है, लाइक आपका मैंने बताया, जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस हैं, इंसेक्ट्स हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे माइक्रो लिटिल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट है, दैट्स फिनोमेना इज नॉन एज अ बायोडाइवर्सिटी, हम उसको बोलते हैं। आप यहाँ पे पढ़ोगे माइक्रोब्स के बारे में छोटे छोटे, फिर आप पढ़ोगे एल्गी। एल्गी होता है आपके बारे में पढ़ना, एल्गी आपका प्लांट है, ठीक है। एल्गी आपका प्लांट किंगडम में आता है, ठीक है। उसके बारे में देखोगे आप एल्गी में क्या क्या चीज़ें। फिर आप पढ़ोगे फंजाई, उसके बाद पढ़ोगे आप आर्किगोनियम्स, ठीक है। ये आपको इस बुक का नाम है, जिसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या एक्चुअली इस बुक में पढ़ना होगा। तो प्लांट के बारे में आप सबसे ज़्यादा पढ़ोगे, सबसे पहले माइक्रोब्स पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे, देन बायोडाइवर्सिटी माइक्रोब्स पढ़ोगे, एल्गी पढ़ोगे, फंजाई पढ़ोगे एंड आर्किगोनियट्स पढ़ोगे, ठीक है। तो हम ब्लॉक नंबर 1 में करने वाले हैं जो है आपका माइक्रोब्स। तो सबसे पहले आप माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ना है वायरसेस के बारे में, ठीक है। वायरस क्या होते हैं? वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब होता है ये आपके पैरासाइट की तरह होते हैं, यानी कि वायरस जो होता है आपके होस्ट पर रह करके अपना खाना पीना जो भी करते हैं, फीड का मैकेनिज्म करते हैं। वायरसेस आपके ऑब्लिगेट होते हैं। इनको हम नॉन लिविंग और लिविंग की कैटेगरी में रखने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है, कि ये लिविंग की तरह भी बिहेवियर शो करते हैं, नॉन लिविंग की तरह भी बिहेवियर शो करते हैं। तो हम इनको बोल देते हैं इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, ठीक है। इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। वायरसेस आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे कई सारे डीएनए वायरस, आरएनए वायरस पढ़ोगे, ठीक है। उसका स्पेस देखोगे तो आप टीएमवी वायरस पढ़ोगे, जिसे हम टोबैको मोज़ाइक वायरस कहते हैं, राइट। काफ़ी सारे उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे कि वायरस जो है वो आपके अपने चारों तरफ जो होता है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उस एक प्रोटीन कोट बना लेते हैं अपने चारों तरफ, दैट इज़ आपका क्या नाम है, उसका कैप्सिड नाम है। सारे के सारे आप अकाउंट जो भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ोगे आप। फिर आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ोगे कि वायरसेस जो है वो रेप्लिकेशन कैसे करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि आपका सेम कॉपी बना देना, सिंपल। लाइक अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूँ तो डीएनए से अगर मैंने डीएनए बनाया, ठीक है, दैट इज़ रेप्लिकेशन, यानी डीएनए ही अपनी कॉपी बना रहा है। तो ऐसे ही वायरस में रेप्लिकेशन देखोगे तो वायरस ही अपनी कॉपी बना रहा है, तो उसको हम रेप्लिकेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आप पढ़ोगे जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसके बाद यूनिट 4 में आप बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, यानी रिप्रोडक्शन करना इज़ बेसिक चीज़, हर कोई करना चाहता है, ठीक है। मतलब हर कोई का मतलब ये है कि आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, हर कोई रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल करे या एसेक्सुअल करे, क्योंकि अपनी प्रोजनी को बढ़ाना हर कोई चाहता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। चलिए हमें पढ़ना है यूनिट 4 तक आपका इस ब्लॉक नंबर 1 माइक्रोब्स में है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से आने वाले। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं, दैट इज़ वायरसेस, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका ये यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है वायरस। वायरस के बारे में आप लोग पढ़ोगे जनरल अकाउंट, कैसा वायरस होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, वायरस होते क्या है एक्चुअली। फिर आप देखोगे क्या हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में वायरसेस का यूज़ कर सकते हैं, है ना।
चलिए सबसे पहले आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको पढ़ना है डिस्कवरी, यानी वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई। जनरल अकाउंट देखोगे, वायरस का साइज देखोगे, स्ट्रक्चर देखो, वायरस में सिमेट्री होती है, वायरल एनवलप होता है नहीं होता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं है, वायरल एंजाइम इन अदर कॉन्टेक्ट, वायरल की टेक्सोनोमी देखोगे। डीएनए वायरस जिसे हम बोलते हैं टी फेज, आरएनए वायरस जिसे हम बोलते हैं टीएमवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में आपका आ जाता है कि जो आपका डीएनए वायरस वर्सेस टीएमवी वायरस, ठीक है, क्या इसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद अदर वायरस लाइक वायरल पार्टिकल्स, लाइक वायरोइड्स पढ़ोगे, प्रियॉन्स पढ़ोगे। वायरोइड्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं, मोलिकुलर वेट उनका कम होता है, राइट, प्रोटीन कोट नहीं होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे आप, ड्यू टू वायरल डिसीज के थ्रू जो इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट देखोगे वायरस में, ठीक है, देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाउ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ बोला गया है तो हम उसको देख लेते हैं। वी ऑल हैव सफर्ड फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। आपको पता है कि आपको भी कॉमन कोल्ड हुआ है और आप भी कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स से सफ़र कर चुके हैं। लाइक आपकी नोज़ी बहने लग जाते ही, ठीक है, वो क्या है, कॉमन कोल्ड का सिम्टम है। आपको खांसी आ रही है, कफ आ रही है, दैट इज सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। रनी नोज है ना, स्नीजिंग, छींके आ रही है, फीलिंग फेवरिश, आपको क्या हो रहा है, फीवर लग रहा है, ठीक है, बट नॉट हैविंग फीवर। फीवर जैसा फीलिंग आता है, फीवर होता भी है नहीं भी होता है, एट सम पॉइंट ऑफ अवर लाइफ ये हमें मिलता है। तो डॉक्टर डज नॉट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो नहीं देता था ना, क्योंकि इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। फॉर द कॉमन कोल्ड अकर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वायरस। क्या कहना चाहता है कि जब आप कॉमन कोल्ड आपको हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देता है कि लो एंटीबायोटिक पी लो। एंटीबायोटिक क्या होता है आपका, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपका काम करे, यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करे। लेकिन जब डॉक्टर जाके आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा वो सही देगा, क्योंकि आपका जो कॉमन कोल्ड है वो वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरस के थ्रू होता है, तो आपको वो एंटीवायरल देगा ना कि एंटीबायोटिक देगा, ठीक है। और आपका कॉमन कोल्ड किससे होता है, याद करो, आपने क्लास 12th में पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में सॉरी पढ़ा था आपने कि 12th या 11th में, आपका +1 +2 की बात कर रही हूँ। आपका जो कॉमन कोल्ड होता है वो होता है वायरस से, इसका नाम है राइनो वायरस, ठीक है। वायरस आर यूनिक क्लास ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, आपका एक ऐसा क्लास है जिसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। कई सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपका इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इन्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको, वायरल इन्फेक्शन जिससे आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है। कई सारे इन्फेक्शन, कोरोना वायरस से हुआ था, राइट। अकॉर्डिंग टू द कार्ल वूज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ट्री ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स। तो हमारे एक चाचा जी आए थे जिनका नाम था कार्ल वूज, ठीक है, सबके चाचा हमारे चाचा, ठीक है। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। जब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने एक ट्री ऑफ लाइफ दी जिसे 3 डोमेन्स उन्होंने बोला। 3 डोमेन्स में नाम दिया उन्होंने आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा, ठीक है, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। तो आपके जो आर्किया और बैक्टीरिया थे वो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, यानी प्रोकैरियोट का मतलब जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो जो आर्किया और बैक्टीरिया है, आर्किया मतलब प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी आपके हो गए, ठीक है। तो ये दोनों जो थे वो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, हुज सेल हैव नो डिफाइंड न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि ये आपके प्रोकैरियोट हैं जिनके सेल के पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वो आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं आपके यूकैरियोट्स की। तो सेल्स ऑफ यूकैरियोट पॉजेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। तो यूकैरियोट्स में अगर मैं बात करूँ तो यूकैरियोट जो होते हैं, जो आपका यूकैरियोटा है, ठीक है, उसके पास सेल है, सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी है। तो प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स के पास ना ही न्यूक्लियस है ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है। आपके यूकैरियोट्स के पास, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियस भी है सेल के अंदर और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी होते हैं। द एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, प्रोटोजोआ आर इंक्लूडेड इन यूकैरियोटा। तो यूकैरियोटा में कौन कौन आ रहे हैं, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, सारे के सारे आपके यूकैरियोट्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो वायरस आर द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ विच इन्फेक्ट ऑल 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। वायरस एक ऐसा फॉर्म है, ठीक है, लाइफ का हमारी, सिर्फ और सिर्फ जो इन तीनों को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, तीनों को, आर्किया को भी, बैक्टीरिया को, यूकैरियोट। वायरस कैन बी डिफाइन एज, हम इसको बोलते हैं, अगर वायरस की डेफिनेशन आ जाए 1 नंबर में भी आपके क्वेश्चन बन जाता है। तो वायरस कैन बी डिफाइन एज स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स सीन ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोब्स दैट इनफैक्ट टेक ओवर द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। करता क्या, वायरस आपके बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी कि होस्ट के बॉडी के अंदर घुस के उसका काम करते हैं, इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर यानी होस्ट की बॉडी पे रह कर के काम करते हैं। आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे कि मेरी बॉडी के ऊपर क्या आ गया, ये आपका वायरस आ गया, नहीं दिखाई देंगे। हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन्फेक्ट करते हैं और होस्ट सेल के अंदर जा करके
वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। अपने ज़्यादा रेप्लिकेशन कभी स्टार्ट करेंगे, मतलब कि वायरसेस आपकी कॉपी बढ़ाती रहेंगे, आपकी नहीं अपनी कॉपी बढ़ाते रहेंगे और आपका इन्फेक्शन होता रहेगा और आप एक बार सीवियर केस में पहुंच जाओगे, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस ने किया था। ये है आपका बैक्टीरिया, इसका ओरिजिन है बस आर्किया एंड यूकैरियोटा, 3 थे ना, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, उसी का ट्री है ये, ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो वायरस होते हैं ब्लर द बाउंड्री बिटवीन, ब्लर का मतलब है कि अभी भी डिफाइंड नहीं है, यानी कि आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि उसको हम इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग में रखें या लिविंग में रखें, तो एक ब्लर बाउंड्री है। एनीथिंग इज कंसिडर्ड लिविंग इफ इट इज़ मेड ऑफ सेल से बना हो या रिप्रोड्यूस करे। अगर हम किसी को लिविंग कहना चाह रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे, उसको कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, यानी कि अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके सेल्स डिवाइड होने चाहिए, वो रिप्रोडक्शन करना चाहिए, वो ग्रो होना चाहिए, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, इन्वायरमेंट से अडेप्शन प्रोवाइड करना चाहिए। आपके एग्जाम्पल कौन से लिविंग के, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, सारे के सारे। ऑल वायरसेस आर ए सेलुलर एंटिटीज, इनके पास सेल नहीं है, ए सेलुलर एंटिटीज होते हैं और ये आपके जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए से बन सकता है, और डीएनए आरएनए आपके कोट में होता है, दिस इज प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट के अंदर होता है आपका डीएनए और आरएनए, ठीक है, ए सेलुलर एंटिटीज होती है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, मोस्टली आपके वायरसेस में आरएनए होता है, लेकिन डीएनए भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए होता है, लेकिन आपके वायरसेस में क्या है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, वो भी किसके अंदर, प्रोटीन कोट के अंदर, राइट। चलिए, वायरस डू नॉट हैव द एबिलिटी टू ग्रो, वायरस ग्रो नहीं करता, मल्टीप्लाई भी नहीं करता किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में। मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव कब होते हैं, जब ये लिविंग होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं, यानी नॉन लिविंग की तरह भी काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। अब ये नॉन लिविंग इनएक्टिव भी है लेकिन एक्टिव भी हो जाता है जाके, कब होता है, जब ये होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाता है, होस्ट सेल के अंदर जाएगा, अब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई भी करेगा और एनिमल के अंदर रहेगा, प्लांट और माइक्रोबियल सेल के अंदर अपने सेल को भी डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो हमने इसीलिए वायरसेस को नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में रखा है, मतलब हम इसे बोलते हैं कनेक्टिव लिंक का काम कर रहा है, लिविंग के लिए भी दिखा रहा है बिहेवियर और नॉन लिविंग के लिए भी दिखा रहा है बिहेवियर, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। सो जैसे कि आपको पता है इस फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि वायरस को कैसे डिस्कवर किया गया। टोबैको ग्रोज ऑफ यूरोप में जो है डिस्कवरी हुई थी टोबैको की। वायरोलॉजी में आपने देखा कई सारे डिसीज़ करते थे इकोनॉमिक में, लाइक स्विंग फ्लू कर रहा है, एनिमल्स में फूट एंड माउथ डिसीज़ करता है वायरस, ठीक है। क्रॉप्स में टोबैको मोज़ाइक डिसीज़ करता है। मेडिसिन में भी है, वैक्सीन प्रोडक्शन में भी काम करेगा, कैंसर थेरेपी में भी काम करेगा, फेज थेरेपी में भी काम करेगा। तो अब हमें इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह सारी की सारी चीज़ों को पे फोकस करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिस्कवरी, वायरस को किस किस ने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, ठीक है। चलिए, सबसे पहला द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ वायरस गोज टू इन्वेंशन ऑफ चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर। ओए होए, इनको डिस्कवरी मिली थी, तो ये आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार। तो इन्होंने क्या किया, इनका नाम था चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर। इनको जो है जो क्रेडिट दिया गया था कि इन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी। कैसे करी थी, इन्होंने डिस्कवरी की थी 1884 में पेरिस में, ठीक है। हु वर्कड विद लुइस पास्चर, जो कि लुइस पास्चर पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुइस पास्चर है। इन्होंने क्या लिया था, इनके पास कई सारे कैंडल्स थे जिसका अनग्लेज्ड पॉर्कलिन कैंडल्स थी विद पोर साइज, उसका था एक कैंडल था जिसमें पोर साइज था उसका 0.1 से लेके 1 माइक्रोन तक, ठीक है। विच हैड एबिलिटी टू कंप्लीटली रिमूव फिल्टर ऑल बैक्टीरिया एनी अदर सेल्स नॉन एट द टाइम। उस टाइम में क्या करते थे, अगर वो कोई भी डाल देते थे बैक्टीरिया के अंदर तो उसमें जो भी लिक्विड होता था ना उसको कंप्लीटली रिमूव कर देते थे सस्पेंशन के थ्रू। सैम्पल इन्वेंशन होल न्यू साइंस वायरोलॉजी वाज स्टेब्लिश्ड, तभी उसके बाद वायरोलॉजी आई थी। तो ये आपको टैंक दिख रहा है डिस्कवरी ऑफ वायरस को, जो आपका ये चैम्बरलैंड है ना, एक चैम्बर है, इसके अंदर ही हम क्या कर रहे थे, ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जर्म थ्योरी आई, ठीक है। जर्म थ्योरी किस डिसीज थी, वॉज फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट कॉच, जो कि बैक्टीरियोलॉजी के फाउंडर थे। जर्म थ्योरी ने बोला कि इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्म थ्योरी में ये पता लगाया था कि जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। द पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो आपका एड ऑफ माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है। पॉजिटिव एजेंट यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, वो आपको नेक डाइक से नहीं दिखेंगे, वो आपको जब ही दिखेंगे जब आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, ठीक है। कल्टिवेटेड ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम पे होगा, उसके बाद आप बैक्टीरियल फिल्टर से उसको फिल्टर करेंगे, उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप से देखना होता है कि यहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसी टाइम पे 19th सेंचुरी में टोबैको ग्रोज इन यूरोप, आपके टोबैको ग्रोवर्स थे यूरोप में, वर वेरिड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मोजाइक लाइक पैटर्न ऑन टोबैको लीव्स। तो क्या हुआ था 19th सेंचुरी में, जो कि टोबैको ग्रोवर्स थे, जो कि टोबैको को ग्रो करते थे,
वो इस बात को लेके परेशान थे वो इस बात को लेके परेशान थे कि जो आपके टोबैको की लीफ थी ना, उसके ऊपर एक मोज़ोइक टाइप का, मतलब ऐसा मोज़ोइक टाइप का पैटर्न उनको दिख रहा था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उससे क्या हो रहा था, जो ईल्ड हो रही थी ना टोबैको बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था उसकी वजह से। सम ऑफ द फार्मर्स इवन स्टॉप ग्रोइंग, तो कुछ फार्मर थे जो कि टोबैको को ग्रो करना ही रुक गए थे। तो उन्होंने फिर पॉजिटिव एजेंट को ढूंढा जो कि मोज़ोइक पैटर्न बना रहे थे टोबैको की लीफ पे। तो किन्होंने ढूंढा, एक जर्मन साइंटिस्ट है जिनका नाम था एडोल्फ मेयर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, सैप लिया, ठीक है, उसको रब किया उन्होंने डिसीज लीव से ऑन टू हेल्दी प्लांट पे। यानी उन्होंने कोई सैप ले लिया जहाँ पे मोज़ोइक पैटर्न बन रहा था, उसको उन्होंने उस लीफ को रब किया और दूसरी लीफ पे डाल दिया, ठीक है। लेटर ऑल्सो डेवलप डिसीज, उस लीफ पे जो कि अभी हेल्दी प्लांट था उसके लीफ पे अगर डाला उन्होंने तो वो भी डिसीज करने लग गया। तो मेयर ने क्या किया, अभी भी उन्हें पता नहीं चला कि कौन सा पॉजिटिव माइक्रो प्रेजेंट है इस सैप में। देयरफॉर उन्होंने पॉजिटिव एजेंट में भी वेरी स्मॉल बैक्टीरिया हो सकता है, उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। उसके बाद इनका भी कुछ नहीं पता चला, इनको भी रिजेक्ट कर दिया हमने। तो दो साइंटिस्ट है जिनका नाम था इवानोस्काई एंड बेजरिंग, ठीक है, दिमित्री इवानोस्काई एंड मार्टिनस बेजरिंग। इन्होंने क्रूशियल रोल लिया इसमें, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, जो भी डिस्कवरी थी इस पॉजिटिव एजेंट की टोबैको मोज़ोइक की, उन्होंने इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, तो जो आपके इवानोस्काई थे बिकम द फर्स्ट पर्सन टू शो द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मोज़ोइक डिसीज ऑफ टोबैको प्लांट। तो इन्होंने टोबैको प्लांट में ढूंढा कि भाई जो टोबैको प्लांट में डिसकलरेशन आ रहा है लीफ पे, वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उन्होंने निकाला और वो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहा था। डिमिट्री ने एक और एक्सपेरिमेंट लिया, उन्होंने पॉजिटिव एजेंट लिया टोबैको मोज़ोइक प्लांट से, डिसीज से। उन्होंने लीफ को क्रश किया इन्फेक्टिव प्लांट का, उसके बाद फिल्टर किया, मिक्स किया उसको प्रूफ फिंडल कैंटर में। फिर उन्होंने देखा कि सैप जो आप बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर रहे हो वो इन्फेक्शियस था, ठीक है। तो फ्रॉम हिज डिस्कवरी इवानोस्की ने कंक्लूड किया कि आपका TMD यानी टोबैको मोज़ोइक डिसीज़ जो है वो बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है कॉज, ठीक है। उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया से कॉज नहीं, बट समथिंग कुछ तो है स्मॉलर जो कि बैक्टीरिया से स्मॉल है, जो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहा है। फिर इवानोस्की ने बोला कि समवट कुछ भी तो है, उन्होंने डाउट रख लिया बैक्टीरियल फिल्टर से। उसके बाद क्या हुआ, बेजरिंग का है, ठीक है। बेजरिंग ने भी अपना बोला, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने सेम सेट एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया पॉजिटिव एजेंट को ढूंढने के लिए। बैक्टीरियल फिल्टर से दोबारा डाला इवानोस्की की तरह, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कल्टिवेटेड इन नॉन लिविंग मीडिया में, इन्होंने देखा कि न्यू फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट आ रहा है जो कि बैक्टीरिया से छोटा है। उन्होंने उसका नाम दे दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड, यानी कि वायरस मीनिंग पॉइजन, यानी कुछ ना कुछ पॉइजन है, तो उन्होंने उसको बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। मैं बोल दूँ कहाँ चाहे पहुँचा चोचा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बोल दिया है कि ये डिस्कवरी हुई, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया, ठीक है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका मतलब था कि पॉइजन है, वायरस का मतलब पॉइजन है और कुछ ना कुछ आपके टोबैको प्लांट्स में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका डिस्कवरी, यहाँ पे हम लेकर आए, ठीक है। खूबसूरत लोगों की ये शक्ल दी हुई है, आपको पता चल गया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। बैक्टीरियल वायरस आए कई सारे, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये है कि आपका वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है। कॉन्ट्रोवर्सी थी, आपको पता था कि TMB आपका फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड हुआ था। वायरस कंसिडर एज लिविंग में, कैसे लिविंग में हम उसको कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन आपका बनता है। दे पॉजिट जेनेटिक मटेरियल DNA RNA एंड प्रोटीन, दे कैन बी रेप्लिकेट, होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। राइबोसोम्स tRNA एंजाइम भी है, जीनोम भी है, प्रोटीन कोड के अंदर बनता है। क्रिस्टलाइज्ड भी होता है लिविंग प्रॉपर्टीज़ की तरह, ट्रांसमिट भी होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। अब इसको नॉन लिविंग कब मानेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ लाइक आउटसाइड द सेल में लिविंग शो नहीं करता। मतलब कि जब आउटसाइड सेल के बाहर कर दो ना वायरस को तो वो लिविंग नहीं है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज हो सकता है, वायरस जो है वो इनसाइड होस्ट जो होता है वो रेप्लिकेट करता है, लेकिन बाहर की तरफ रख दो तो ग्रो नहीं करता, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इसीलिए नॉन लिविंग में, तो इसीलिए कंट्रोवर्सी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल अकाउंट, जहाँ पे वायरस को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो जनरल अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं, हमने ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा चले गए थे। वायरस आपका नॉन सेलुलर है, जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होता है। दो फेज में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि कंप्लीट वायरस पार्टिकल यानी विरियन। जो कंप्लीट वायरस का पार्टिकल होता है उसको हम वायरियन कहते हैं, जो कि विच रिमेन इन एन इनर्ट स्टेट में होता है, डज नॉट कैरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में नहीं होता है। इंट्रासेलुलर फेज में अगर हम बात करें, वायरस जो होता है मेटाबॉलिक मशीनरी शो करता है, लेकिन होस्ट सेल में। आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है वायरियन, यानी कि कंप्लीट इनर्ट वाला हो गया। पूरा वायरस का पार्टिकल को हम बोलते हैं वायरियन, ठीक है। वो इनर्ट होता है, कंप्लीटली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है,
कब? एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर की तरफ। जब इंट्रा सेलुलर होता है यानी कि वो मेटाबॉलिकली मशीनरी शो करने लग जाता है, होस्ट के अंदर डिवाइड भी करने लग जाता है। उसके बाद वायरस डू नॉट हैव ऑर्गेनिल्स, इनके पास ऑर्गेनिल्स नहीं होती। ऑर्गेनिल्स कौन कौन सी होती है आपकी? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, सारी के सारी। वायरस है फ्यू और नो एंजाइम, मेटाबॉलिज्म के लिए इनके पास फ्यू या फिर होते ही नहीं है। वायरस के पास एंजाइम नहीं है, प्रोटीन्स नहीं बनता, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं बनता, तो एटीपी कैसे बनेगा? सो वायरस टू सर्वाइव मल्टीप्लाई हैज़ यूज द एंजाइम इन द होस्ट सेल। तो अगर आपके होस्ट सेल के पास एंजाइम है तो उसी पे वो ग्रो करेगा। वायरस जो होता है आउटसाइड द होस्ट सेल नहीं करता है ग्रो। एंटीवायरल ड्रग्स जो होते हैं इंडिकेट डिस्ट्रॉय ऑफ द वायरस। तो वायरस को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो एंटीवायरल ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे वायरस की साइजेस कैसी होती है, वायरल साइज कितना होता है। बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, 0.02 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक इतना साइज़ होता है। आपको कहाँ दिखेगा? कहाँ दिखेगा? माइक्रोस्कोप में दिखेगा। सबसे ज़्यादा आर अबाउट द सेम साइज इज़ वेरी स्मॉल बैक्टीरिया। आपका एक माइकोप्लाज्मा होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है ये बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, चलो वायरस जो होता है ओनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं वायरस के पास। एक होता है प्रोटीन जिसका नाम है कैप्सिड, दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड जिसका नाम है वायरल जीनोम, ठीक है। कैप्सिड एंड वायरल जीनोम आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। अगर देखो स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूँ तो 2 कंपोनेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला कंपोनेंट होता है प्रोटीन, जो कैप्सिड है आपकी प्रोटीन की कवरिंग, न्यूक्लिक एसिड जो कि आपका वायरल जीनोम है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए आरएनए जो होता है इन्फेक्शियस पार्ट होता है जो कि डिसीज़ को कॉज करेगा, कहाँ पे? होस्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये आपका वायरस का स्ट्रक्चर है, आप देख लो। ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए क्योंकि आता है कि आपका बैक्टीरियोफेज या टीएमवी या फिर ह्यूमन वायरस, ठीक है, यानी एचआईवी। ये आपका कैप्सिड बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज आपका इस तरीके से हेक्सागोनल शेप का होता है। ये आपकी कॉलर है और इसकी टेल फाइबर्स निकली होती है। ये आपका गोल गोल है टोबैको मोज़ोइक वायरस। तो वायरस के स्ट्रक्चर आते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इसको एक बार लर्न कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्सिड क्या है एक वायरस के अंदर। तो कैप्सिड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कैप्सिड जो होती है आउटर कवरिंग होती है वायरस में, ठीक है। प्रोटीन कोट होता है जो कि वायरल जीनोम को केमिकल या फिर फिजिकल डैमेज जो भी आएगा बाहर की तरफ से उससे बचाने का काम करेगी। इट ऑल्सो हेल्प्स वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में अगर एंटर करा तो कैप्सिड बहुत ही अच्छा सा वर्क करती है। पैकेजिंग का काम करेगी बिल्कुल अच्छे से। इम्यून रिस्पॉन्स यानी प्रोटेक्टिव का काम भी करेगी आपकी। एंटीबॉडीज लॉक ऑन टू आउटर सरफेस प्रोटीन्स वायरस एंड प्रिवेंट एंटरिंग होस्ट सेल, ठीक है, कैप्सिड का काम है। दूसरी चीज़ जो कैप्सिड होती है वो आपके नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है। स्ट्रक्चरल सब यूनिट का नाम है प्रोटोमर्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल एक साथ अरेंज होते हैं एक रिपीटेटिव पैटर्न में। ऐसे वायरस को सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीमर्स इन देयर कैप्सिड के अंदर होता है। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होंगे तो उसको प्रोटोमर्स कहेंगे, और एक लार्जर स्ट्रक्चर प्रोटीन कोड बनाता है जिसका नाम है कैप्सोमियर्स। तो आपको देखना है, ठीक है, शेप एंड स्ट्रक्चर। वायरस में सिमेट्री होती है, एक होती है हेलिकल सिमेट्री, आपको दिखेगा, एक क्यूबिकल होती है, तीसरी चीज़ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, ठीक है। तो 3 टाइप की सिमेट्री आपको देखने को मिलती है वायरस में। तो सबसे पहले हम सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ, हेलिकल सिमेट्री सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए हो सकता है। कैप्सोमर जो होता है एक दूसरे में हेलिक्स की तरह वुंड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? हेलिक्स की तरह वुंड होते हैं एक दूसरे में इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये आपका होती है हेलिकल सिमेट्री, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जो होता है विद हेलिकल सिमेट्री टोबैको, टीएमवी में क्या होती है? हेलिकल सिमेट्री होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस में भी होती है। दूसरी होती है क्यूबिकल या फिर आइकोसा हेड्रल सिमेट्री। आइकोसा का मतलब 20, ग्रीक वर्ड में। पॉलीगन की तरह होता है, 20 फैसेट्स लगे होते हैं और 12 कॉर्नर्स लगे होते हैं। ईच फैसेट में आइकोसा हेड्रल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। न्यूक्लियो कैप्सिड लगा होता है, रेगुलर पॉलीहेड्रल एंड ट्रायंगुलर फेसेस लगे होते हैं, ठीक है। हर एक कैप्सियोमर के अंदर 5 से 6 प्रोटोमर सब यूनिट लगे होते हैं। कैप्सियोमर्स को हम यहाँ पेंटामर्स बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे 5 यूनिट लगे होते हैं। जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, डीएनए आरएनए होता है जो कि इनसाइड द कैप्सिड होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका कुछ बैक्टीरियल आरएनए वायरस में दिखता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, एडिनो वायरस में भी आपका ये वाला होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री किसमें होती है? वायरस डू नॉट शो प्योरली हेलिकल या फिर क्यूबिकल, कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा फीचर कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिकल एंड हेलिकल को एक साथ मिलाओगे तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी दिखेंगे यहाँ पे, बैक्टीरियोफेजिस में आपको देखने को मिलता है। तो ये सिमेट्री आप लोग देख सकते हो कि टीएमवी में आपको कौन सी दिखती है? हेलिकल वाली, यानी कि ये हेलिकल है। ये आपको क्यूबॉइडल वाली दिखती है एडिनो वायरस में। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो बैक्टीरियोफेज में दिखती है। तो सिमेट्री से आप लोग याद रखना कि कौन कौन सा वायरस है और किस में किस तरीके से होती है। वायरल एनवेलप की बात करूँ, ऐसे वायरस जिनके पास एनवेलप प्रेजेंट होता है उसको हम एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। ऐसे वायरस जिनके पास एनवेलप नहीं होता उनकी बॉडी के बाहर उसको हम नॉन एनवेलप्ड या फिर नेक्ड वायरस कहते हैं। सिंस एनवेलप आपका फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो वायरस में आपका फियोमॉर्फिक होता है, प्लियोमॉर्फिक यानी कि वेरिंग इन शेप,
हर एक शेप का होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है हेलिकल या फिर आइकोसाहेड्रल हो सकते हैं। लेयर प्रेजेंट होता है प्रोटीन की मैट्रिक्स इन प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोकैप्सिड एंड कैप्सिड के पास। एनवेलप प्रोटीन जो होता है वायरल जीन से इनकोडेड होता है। वायरल एनवेलप के पास एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है जिसका नाम है स्पाइक या फिर पेप्लोमर्स, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो 5 स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ वायरस अकर इन नेचर। आपके नेक्ड आइकोसाहेड्रल जो कि आपका एडिनो वायरस, प्योरना वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस में मिलता है। नेक्ड हेलिकल आपको मिलता है टोबैको मोज़ोइक वायरस या बैक्टीरियोफेज M13 में। एनवेलप्ड आइकोसाहेड्रल आपको मिलता है रोबेला वायरस में, येलो फीवर वायरस में, हर्पिस वायरस में। एनवेलप्ड हेलिकल आपको मिलता है इन्फ्लुएंजा वायरस में। कॉम्प्लेक्स आपको पॉक्स वायरस, वैक्सीना वायरस, T4 बैक्टीरियोफेज में मिलता है। वायरल न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें कि वायरस में कैसी न्यूक्लिक एसिड होती है, चलो। सो वायरल न्यूक्लिक एसिड और जीनोम को हम बोलते हैं एक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। आइदर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA। तो एक टाइप की बनी होगी, चाहे DNA हो चाहे RNA हो। अगर DNA एंड RNA बना है आपका न्यूक्लिक एसिड तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। आपको पता है कि DNA और RNA स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आपके दो टाइप के होते हैं, DNA एंड RNA। वायरल न्यूक्लिक एसिड आपका लीनियर या फिर सर्कुलर होता है कुछ केसेस में, और ये सेगमेंट्स में भी होता है। तो वो उसका एग्जांपल है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। सेगमेंटेड जीनोम जो होता है आपके फ्रेगमेंट्स में दिखेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा पीसेज आपके न्यूक्लिक एसिड्स के दिखते हैं जो कि कई सारे प्रोटीन से लगे होते हैं। ईच सेगमेंट से 2 फंक्शन एज इंडिविजुअल जीन की तरह काम करेंगे। जीनोम साइज जो होता है वो ग्रेट एक्सटेंट तक वेरी कर रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा DNA वायरस जो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। वेरियस जो आपके मोस्टली वायरस होते हैं वो RNA वायरस जो होते हैं वो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस आपके सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होते हैं। अब आपको पता है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड, अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके पास होगा नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेस में आपका प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन होते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स आपकी होती है एडेनिन एंड गुआनिन, पायरिमिडीन्स होती है आपके थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, ठीक है। तो यूरेसिल आपका थाइमिन की जगह अगर प्रेजेंट है तो आपका RNA होगा, और अगर आपका थाइमिन प्रेजेंट है यूरेसिल नहीं है तो आपका DNA होगा। पेंटोज शुगर होता है जिसको हम राइबोज शुगर भी कहते हैं। फॉस्फोरिक ग्रुप लगता है, 2 स्ट्रैंड आपके होते हैं, एक दूसरे में लगे होते हैं। अपोजिट स्ट्रैंड में नाइट्रोजिनस बेसिस वो आपके DNA RNA में होता है, ठीक है। अब वायरस को उनके न्यूक्लिक एसिड के बेस पर हमने क्लासीफाई किया जिसको बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। तो देखिए, द वायरस आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड DNA RNA। फिर हम इसको सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक उसके स्ट्रैंड टाइप पर, डबल स्ट्रैंडेड है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला वायरस DNA एज द जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड DNA वायरस। तो जिसका जेनेटिक मटेरियल DNA है उसको DNA वायरस कहेंगे, जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA उसको RNA वायरस कहेंगे। DNA एंड RNA वायरस को अगर मैं फर्दर सब ग्रुप करूँ तो क्लास 1 डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस के पास डबल स्ट्रैंड होंगे DNA के, यानी ये देखो एक पहला स्ट्रैंड ये दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस या पॉक्स वायरस में देखते हैं। क्लास 2 में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है, यानी एक सिंगल स्ट्रैंड होगा DNA वायरस का, उसका एग्जाम्पल है आपका पार्वो वायरस, ठीक है। क्लास 3 में आपका होगा डबल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम, ठीक है, यानी कि आपके ये RNA है और ये डबल स्ट्रैंडेड है। ये आपका रियो वायरसेस में या बिरना वायरसेस में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद चलते क्लास 4 जिसके पास क्या होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसका एग्जाम्पल किस में होगा पिकॉर्ना वायरस या फिर टोगा वायरस में, ठीक है। क्लास 5 में क्या होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है जो कि कॉम्प्लीमेंट्रिटी है बेस सीक्वेंस mRNA से, नेगेटिव सेंस है RNA सेंस, ठीक है। जो होस्ट सेल होता है वो नेगेटिव सेंस वायरल होता है, वो आपका टेम्पलेट की तरह काम करेगा जो कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा। दूसरा वाला आपका ट्रांसलेटेड होगा नेगेटिव सेंस, ये आपका नेगेटिव वाला है जो कि आपका सिंगल स्ट्रैंडेड वाला है, ठीक है। क्लास 5 में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, लेकिन इस बार क्या होगा ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है, mRNA बनाने के लिए काम करेगा, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव वाला ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन जब आपका ये करेगा तो फिर बना लेगा वो आपका DNA, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है DNA से RNA बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस और एंटी सेंस। DNA से आपको अगर RNA बनाना है, ठीक है, क्लास 5 में DNA से अगर आपको RNA बनाना है तो हम उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेपेडिना वायरस आ जाएगा। वायरल एंजाइम और उसके अदर कंटेंट की अगर मैं बात करूँ कि वायरस के पास एंजाइम है या नहीं, तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ वायरल एंजाइम की तो आपका है न्यूरोएमिनाइडेज Na, फर्स्ट वायरल एंजाइम जो कि डिस्कवर किया गया था। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड वायरस कैन नॉट सर्वाइव। आपने पढ़ा कि वायरस जो होता है मल्टीप्लाई नहीं करता आउटसाइड द सेल, पर फॉर द वायरस टू स्प्रेड इट इज़ रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल से आता है तो एंटर करता है सेल में। न्यूरोएमिनाइडेज जो होता है वो रिक्वायर होता है वायरस के लिए, ताकि वो होस्ट सेल से अगर रिलीज़ कर रहा है तो उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है आपके
अमीनाइडेज। ये जो होता है सियालिक एसिड ग्रुप को ब्रेक करने का काम करता है और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना होस्ट सेल से, उससे उसको अलग करने का काम करेगा, जिससे क्या होगा, प्रोजेनी वायरस की होगी वो रिलीज होगी और वायरस जो होगा वो स्प्रेड होता जाएगा होस्ट सेल में। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है इसका एक्शन। एक होता है दूसरा जिसका नाम है हीमोएग्लूटिन। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस से लिया जाता है। ये वायरस को होस्ट सेल में एंटर करने का काम करती है। आपका HA जो है यानी हीमाएग्लूटिन जो है वो आपका बाइंड करता है ग्रुप से ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, जो कि बाइंडिंग करने का काम करेगा आपके न्यू सेल बनाने में। अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम की अगर बात करूँ वायरस में होता है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्टेज, DNA डिपेंडेंट RNA ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज। वायरल ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर होता है ताकि हम mRNA को डबल बॉन्ड से बना सकें, डबल स्ट्रैंडेड DNA से सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से बना सकें, तो उसके लिए आपका लगता है वायरल ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, सम अदर वायरस होता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है, तो कि DNA को RNA से DNA बनाने का काम करते हैं, उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, RNA से DNA बनना, ये सिंगल वाला और ये डबल स्ट्रैंडेड वाला। ठीक है, इस तरीके से। अनदर एंजाइम जो है वो आपका रेप्लिकेज है, नाम है। ये होता है आपका RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। रेप्लिकेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री RNA फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से आप उसी का सेम कॉपी, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड से आपने एक और RNA बना लिया। ठीक है, ये देखो, ये आपका RNA पॉजिटिव है, आपका RNA नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के mRNA बना रहा है, यानी कि सेम अपनी कॉपी बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और उसके लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ रेप्लिकेज। तो अब हम पढ़ेंगे वायरल टैक्सोनॉमी, यानी वायरस को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया। ठीक है, जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, कौन कौन से ग्रुप में रखा गया, जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर वायरसेस के लिए डेवलप किया गया था इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ICTV। द नंबर ऑफ वायरस और उनके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हमने एक्सपेंड किया कंटिन्यूसली। फैमिली जो होगी वायरस की उसका नाम है विरिडे, सब फैमिली होगी उसका नाम है विरिने। एंड जीनस एंड स्पेशीज की अगर बात करूँ तो उसके बाद वायरस आता है। एग्जाम्पल के लिए फैमिली पॉक्स विरिडे, सब फैमिली कॉर्डोपॉक्स विरिने। जीनस की बात करूँ ऑर्थोपॉक्स वायरस कंटेन सेवरल स्पीशीज ऑफ पॉक्स वायरस इंक्लूडिंग काउपॉक्स, वैक्सीनिया, वेरियोला। मेजर कॉजेटिव एजेंट स्मॉल पॉक्स का होता है। टैक्सोनॉमी डिजाइनेशन की अगर मैं बात करूँ HIV, तो इस फैमिली क्या होता है, रेट्रोवेरिडे। ठीक है, HIV की बात करती हूँ, उसकी फैमिली क्या है, रेट्रोवेरिडे। जीनस क्या है, लेंटिवायरस। स्पीशीज क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फैमिली क्या होती है, स्पीशीज़ क्या होती है, जीनस क्या होती है। मान लो आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको मैंगो का। मैंगो के लिए अगर आप साइंटिफिक नेम लिखते हो, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ। मैंजीफेरा आपका क्या है, जीनस है। इंडिका क्या है, आपकी स्पीशीज़ है। इसकी फैमिली जो होगी वो आपको पता चल जाएगी कौन सी फैमिली है। इस तरीके से HIV वायरस की अगर मैं जीनस की बात करूँ तो होता है लेंटी वायरस। अगर मैं स्पीशीज़ की बात करूँ होता है HIV। फैमिली से कौन सी फैमिली से बिलोंग करिए, रेट्रोवेरिडे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वायरल स्पीशीज़ आपका एक ग्रुप होता है वायरस का जिनके पास जीनोम होते हैं, कुछ रिलेशनशिप होता है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के साथ। डिवीजन ऑफ वायरस इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप में जो हमने डिवीजन किया वायरस का, वो कई सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से बेस पे किया। कौन से कैरेक्टरिस्टिक, होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा, स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन क्या है वायरन का, न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, एनवलप, एंजाइम, स्ट्रैटेजी फॉर रेप्लिकेशन किस तरीके से कर रहा है, रिलेशनशिप विद होस्ट के साथ क्या है, डिसीज किस तरीके से कोज कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वायरल जीनोम सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इसके बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, राइट। तो वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब कि वायरस जो होगा सिर्फ और सिर्फ आपके स्पीशीज़ किस में ज़्यादा रेप्लिकेशन करेगा, होस्ट सेल में करेगा। होस्ट डिटरमाइंड बाय अटैचमेंट ऑफ वायरस टू स्पेसिफिक सेल्स, डिपेंड करेगा आपका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, आपका कैप्सिड और एनवलप होना चाहिए, उसके बाद स्पेसिफिक रिसेप्टर होना चाहिए जो कि आपके सेल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, तभी जाके आपका वायरस उससे जाके रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसके बेस पर हमारे पास एक है DNA वायरस जिसका नाम है टी फेज। ठीक है, क्या नाम है, टी फेज। तो जैसे कि आप वायरस के बारे में पढ़े हो कि जेनेटिक मटेरियल आपका DNA होता है, उसको हम DNA वायरस कहते हैं। तो DNA वायरस जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। वायरस विद सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। नन ऑफ द नॉन सिंगल स्ट्रैंडेड वॉज हैव लिपिड एनवलप, सिंगल वाले के पास लिपिड एनवलप नहीं होती है। वायरस के पास जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है वो उनके साइज़ में वेरिएशन होती है। ठीक है, यानी छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा भी हो सकता है, पर आपका सिंगल स्ट्रैंडेड वाला सिर्फ और सिर्फ छोटे होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग की बात यह है कि नो नॉन डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस इनफैक्ट हायर प्लांट्स। जो भी डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है वो प्लांट्स को क्या नहीं करते, इन्फेक्ट नहीं करते। आपका सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस कर सकता है। मोस्ट ऑफ द नॉन बैक्टीरियोफेज जो होता है 95%
टेल फेजेज जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ करता है। लास्ट डीएनए वायरस बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोटा, इन सबको इनसे जो होता है वो इवोल्यूशनरी लिंक्ड होता है, यानी इनको कर सकता है। बैक्टीरिया, होलोफोज, आर्किया वायरस फैमिली, फाइकोनेवरिडे, इनफैक्ट ये सबको करता है। हर्पीज वायरस, वर्टिब्रेट्स वगैरह सबको जो है इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को डीएनए वाला इन्फेक्ट नहीं करता। दूसरा होता है आपका टी फेज वायरस। टी फेज वायरस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका एक क्लासीफाई बैक्टीरियोफेज है। स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेजर मॉर्फोलॉजिकली ग्रुप होता है वो आपका बैक्टीरियोफेज में इंक्लूड होता है। वायरस के पास कॉन्ट्रेक्टाइल टेल है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल है, ठीक है। टेल लेस आइकोसा हेड्रल फेजेस होता है, फिलामेंटस फेजेस होता है। टी फेज जो होता है T1 से लेकर T7 तक। टी स्टैंड फॉर टाइप, यानी कौन से टाइप और कौन से क्लास का है। कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेज विद आइकोसा हेड्रल हेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल टेल होगा। तो टी फेज के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और क्लास 1 वायरस को बिलोंग करती है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हम इसको बोल लेंगे। टी फेज में आपका T4 एंड T7 होते हैं, बोथ हुम इन्फेक्शन ऑफ इकोलाई, इन्फेक्ट करते हैं किसको, इकोलाई को। ऑल वायरसेस बैक्टीरियोफेज यूज द होस्ट सेल रेप्लिकेट एंड मेक मोर बैक्टीरियोफेजेस बना लेते हैं, जैसे जैसे करेंगे। जब बैक्टीरियलाइज करना है तो न्यूली वायरस रिलीज होता है और फिर इकोलाई को इन्फेक्ट करता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया को हम तोड़ेंगे, फिर आपका वायरस निकलेगा न्यू वाला, फिर जाके इकोलाई को, ये तरीके से साइकिल जो होगी वो रिपीट होती रहती है। ये आपको देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज जो है ना, T1 फेज जो होता है आपका टेडपोल लाइक का स्ट्रक्चर होता है। उनके पास क्या है, टेडपोल लाइक का स्ट्रक्चर, टी बैक्टीरियोफेज, ठीक है। आइकोसाहेड्रल हेड होता है जो कि एक टेल से कनेक्ट होता है और बीच में कॉलर होती है। हेड जो होता है उसके पास 2000 कैप्सोमियर्स होते हैं जो कि आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को शो करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आइकोसाहेड्रल एनक्लोज टाइटली पैक्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जो कि इसका साइज कितना होता है 50 नैनोमीटर। टेल जो होते हैं उसके अंदर टेल शेथ, बेसल प्लेट एंड टेल फाइबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोटीन से बने होते हैं। टेल के अंदर होलो ट्यूब होते हैं जिसका नाम है कोर, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल क्षेत्र से कवर होते हैं। इनके पास 24 एन्यूलर रिंग्स होती हैं। डिस्टल एंड की बात करें यानी लास्ट पार्ट की, वो हेक्सागोनल बेसल प्लेट से होते हैं, उसके पास टेल स्पिन्स होते हैं और ये होते हैं 6 लॉन्ग टेल फाइबर्स होते हैं जो कि बेसल प्लेट से अराइजेज होते हैं, ठीक है। ये आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, आपका डीएनए वायरस खत्म हो गया, उसके एग्जांपल आपका T4 और बैक्टीरियोफेज वायरस थे। नेक्स्ट चलेंगे आरएनए वायरस। तो आप जैसे पढ़ के आए हैं कि जिनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा उसे हम आरएनए वायरस कहेंगे। ये आपके रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है होस्ट की, तभी ये रेप्लिकेट कर पाते हैं। जेनेटिक मटेरियल आपका इनका होस्ट सेल का डीएनए होता है, लेकिन आपके आरएनए का आरएनए होता है। होस्ट सेल के पास मशीनरी होती है ताकि वो रेप्लिकेट करता है अपने डीएनए को, लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए के लिए उनके पास कोई मशीनरी नहीं है। तो क्या करता है, सेल को मशीनरी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए। तो फॉर आरएनए वायरस के लिए रेप्लिकेशन जो होता है वो नेसेसरी होगा मोर जेनेटिक मटेरियल को निकालने के लिए, तो आरएनए आपका एक न्यू वायरस बना देगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसके अंदर आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है जो कि आपका आरएनए वायरस है। हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था किसने, इवान्स्की ने, ठीक है। इवान्स्की ने फर्स्ट क्रिस्टलाइज बोला था उन्होंने, स्टैनले ने बोला कि वायरस एक क्रिस्टलाइज इन नेचर होता है, वो स्टैनले ने बोला। सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी इवान्स्की ने करी थी। टीएमवी इनफैक्ट टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था, लाइक टोमेटो, स्पिनच, पेपर, कॉजेज कंसिडरेबल डैमेज कर रहा था प्लांटेशन में। प्लांट सेल जो होती है वो डैमेज हो पा रही थी और इन्फेक्शन कर रही थी। क्लोरोप्लास्ट जो था टीएमवी का वो बहुत ज़्यादा येलो हो जा रहा था क्योंकि क्लोरोफिल को खींच ले रहा था ये वायरल इन्फेक्शन करने के बाद। तो टोबैको मोज़ेक डिसीज़ आ गई क्योंकि इन्फेक्टेड लीव्स जो थी उनके पास मोज़ेक पैटर्न बन रहा था जो कि येलोइश कलर का था, ठीक है। तो यही था टोबैको मोज़ेक डिसीज़। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ टीएमवी के, वो पॉजिटिव सेंस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उनके पास, क्लास 4 से हेलिकल सिमेट्री बिलोंग करता है। थिन रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसका 300 नैनोमीटर लेंथ में होता है, 15 से 17 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ट्यूब इनकी होलो होती है। प्रोटीन जो होता है कैप्सोमर एक दूसरे में अरेंज होती है सेंट्रल कोर से। सेंट्रल कोर की अगर मैं बात करूँ तो 4 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। कंप्लीट रॉड जो होता है ना वो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो कंप्लीटली हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अदर वायरस लाइक थिंग्स लाइक सब वायरल पार्टिकल। सब वायरल पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपके वायरोइड्स एंड वैरिएंट्स आते हैं, ठीक है। देयर आर वायरस रिलेटेड एजेंट्स होते हैं लाइक एटिपिकल वायरसेस, दे आर स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट पैथोजन होते हैं जो कि डिसीज़ करते हैं। 2 टाइप के होते हैं आपके एजेंट्स, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरोइड्स जो होते हैं आपके, वायरोइड्स की अगर मैं बात करूँ, मे बी रेफर जो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन थिंग होती है, यानी वायरस से छोटे होते हैं। स्मॉलर कंटेंडर्स होते हैं, ये स्मॉल एजेंट होते हैं, प्लांट डिसीज़ करते हैं। इवन वायरल कोट इनके पास नहीं होता है। स्मॉल स्ट्रिंग प्लांट्स होते हैं, नेक्ड आरएनए होता है। मोर प्रिमिटिव टाइप के हैं यानी पुराने टाइप के हैं ये पार्टिकल स्मॉल होते थे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होती थी जिसको वायरोइड्स कहते थे, ठीक है।
अब हम प्रियॉन्स की अगर हम बात करते हैं, प्रियॉन्स आपके प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल साइज आपके बिल्कुल वायरस की तरह होता है, इनके पास डीएनए आरएनए नहीं होता। प्रियॉन्स आर प्रोटीन दैट हैव एबिलिटी टू ट्रांसमिट कर सकते थे डिसीज को, साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन के थ्रू इनको डिफाइन किया गया था, ठीक है। वायरस एंड प्रियॉन्स जो होते हैं वो आपके रेजिस्टेंस टू वाइड रेंज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट से करते थे, हीट वगैरह से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। लास्ट पार्ट आता है जो आपका इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट पार्ट है आपका, देख लेते हैं। वायरस एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि इकोनॉमिक लॉसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस करते हैं। थ्रो वायरस आर इंपॉर्टेंट एज पैथोजन की तरह काम कर रहे हैं, मेजर बेनिफिशियल भी होता है मेडिसिन में एंड रिसर्च एंड डायग्नोसिस में। सबसे पहले इकोनॉमिक लॉसेस की बात करते हैं। आपको पता है प्लांट डिसीज़, तो अगर मैं प्लांट डिसीज़ की बात करूँ तो आपका टीएम यानी मोज़ोइक प्लांट में यानी टोबैको में डांस कर रहा था, डिसीज़ कर रहा था, जिससे क्या होता है फंगल डिसीज़ कर सकता है, ये वायरल इन्फेक्शंस कर सकता है। तो आपकी पुअर क्वालिटी होगी सीड की, प्लेसेंटेशन नहीं हो पाएगा, डिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं होगा बेसिकली। तो आपके कुछ प्लांट डिसीज़ हैं, आप उसके एग्जांपल लिख देना, टोबैको मोज़ोइक जो मैंने आपको बताया, कॉलीफ्लावर मोज़ोइक डिसीज़ भी होता है वायरस के थ्रू। इसके अलावा आपका नेक्रोटिक डिसीज़ होता है, कॉटन लीफ कर्ल डिसीज़ भी होता है। एनिमल डिसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपका बहुत ज़्यादा कॉमन है, इकोनॉमिक लॉस करता है, फूट एंड माउथ डिसीज़ करता है। आपका वायरस इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पिकॉर्ना वायरस से होता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, ठीक है। अदर इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस की, तो वायरल डिसीज़ जो होते हैं इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू भी करता है, रैप्डो वायरस, ठीक है, डायरिया, पेस्टी वायरस, ये सारे के सारे होते हैं। ह्यूमन वायरल डिसीज़ में कौन सा करता है, एड्स कर रहा है, इन्फ्लुएंजा, डेंगी, पोलियो, डायरिया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, एनआर जो भी है, ठीक है, सारे के सारे किससे हो रहे हैं, आपके वायरस के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉसेस कर रहा है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो वैक्सीन प्रोडक्शन में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल डिसीज़ करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ताकि हम देखेंगे वायरस में घुसा के कि ये वायरस वाला पार्टिकल वैक्सीन बनाने में, जीन थेरेपी करने में, डीएनए एन्कोडेड फंक्शनल आरएनए प्रोटीन, डिफेक्टिव जीन प्रोड्यूस किया जाता है, और जीन थेरेपी में हम ब्लड कैंसर वगैरह के लिए इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर थेरेपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कैंसर पॉजिटिव सेल होती है, वायरस होते हैं जो कि कैंसर कोज करते हैं, वो आपका ऑन्को वायरस होते हैं। वायरस डायरेक्टली यूज़ करते हैं ताकि कैंसर में हम यूज़ कर लें और एंटी कैंसरस वैक्सीन बनाते हैं। एंटी कैंसरस वैक्सीन जो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, जो कि हेपेटाइटिक कैंसर करता था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि सर्विकल कैंसर करता था, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज थेरेपी के लिए भी हम करते हैं। ई कोलाई इन्फेक्शन होता है ना बैक्टीरियोफेज पे जाके, यानी बैक्टीरियोफेज ऐसे होते हैं, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसको देखने के लिए वैक्सीन उसके लिए प्रोवाइड करने के लिए, उसको थेरेपी देने के लिए बैक्टीरियोफेज थेरेपी की जाती है। वायरस को रिसर्च में भी हम यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर लाइक 3 डोमेन्स ऑफ बैक्टीरिया वगैरह में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, रिकॉम्बिनेंट आरएनए, वायरस बेस्ड डायग्नोसिस करने के लिए आप क्लोनिंग वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, आरएनए और डीएनए के लिए। वायरल बायोपेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ करो, लाइक बैक्टीरिया पेस्टिसाइड होता है ना, इसीलिए आप बैक्यूला वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं। ऐसे की 2 है, और ये आपका चैप्टर खत्म होता है, और मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। समरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या है यहाँ पे, किसने किस तरीके से डिस्कवरी की, क्या क्या हमने पढ़ा है, टर्मिनोलॉजी जो टर्म है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, इसके अलावा PYQs भी बनाऊंगी। केमिस्ट्री का आपका कल आ जाएगा, और एक आपका जूलॉजी, यानी 2 लेक्चर आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2, दैट इज़ वायरसेस। इसमें भी वायरस में आपको रेप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं वो आपको पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आपको पता नहीं, अभी आपको देखना है ये सारे के सारे लेक्चर पूरा कंप्लीट, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सबको शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, एंड केमिस्ट्री 135 में लेकर आऊँगी, बाकी मिलते हैं बाद में, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।